बूढ़ी काकी अपना नाम भूल गई थी। उनका नाम लक्ष्मी था। उन्हें याद भी नहीं था। बरसों से लोग उन्हें बूढ़ी काकी के नाम से ही जानते थे। अब उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था। पति तो बहुत पहले ही चले गए थे। एक बेटा कमल और बहू रमा थी, जो उसके लाख मना करने पर भी 7 समुंदर पार पानी के जहाज से चलकर परदेश जाकर रहने लगे थे। पैसा ममता पर भारी पड़ गया था। पहले तो वो दोनों कुछ दिनों तक पैसे रुपए भेजकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करते रहे, पर धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गए। काकी हार मानने वालों में से न थी। उन्होंने अपना घर सुचारू रूप से चलाने के अपने बाप दादा का पेशा मतलब लकड़ी के खिलौने बनाने का काम शुरू कर दिया। एक बार ठंड का समय आने वाला था। हर बार की तरह जंगल से कुछ लकड़ियां लानी होगी, ताकि ठंड में जंगल में ना भटकना पड़े और उन्हें जलाकर कुछ आराम मिल सके। यही सोचकर काकी अपने कुल्हाड़ी और लकड़ी रखने के लिए एक चादर लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। काफी देर तक चलते चलते दोपहर हो गई। एकाएक काकी की नजर एक घड़े पर पड़ी। क्या है इस घड़े में? कहीं कोई मुसाफिर अपना खजानों से भरा ये घड़ा यहाँ रखकर भूल तो नहीं गया? यही सोचकर काकी घड़े के पास जाकर खड़ी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का खजाना है। मैं क्या करूंगी इस खजाने का? पर छोड़ भी नहीं सकती। काकी ने अपनी चादर बिछाई और उसमें सारे सोने के सिक्के भर लिए। घड़ा फिर से उसी जगह पर रख दिया। चादर पीछे लटकाकर चल दी। मेरा जीवन इसी दौलत से कट जाएगा। बस एक घर अपने रहने के लिए बनवा लूंगी। मैं इस धन से गरीबों की सहायता भी कर सकती हूँ। काकी चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी गठरी पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसकी कांव कांव से काकी की नींद खुल गई। देखूं तो मेरा खजाना सही सलामत है कि नहीं। जब गठरी खोली तो उसमें सोने की जगह चांदी के सिक्के भरे थे। ओह, लगता है जमीन पर रख देने से ये पूरा सोना चांदी में बदल गया। गलती मेरी है, कोई बात नहीं। सोना न सही, चांदी ही सही। बहुत बड़ा घर नहीं तो एक छोटा सा घर तो बन ही जाएगा। कम से कम घर में बैठकर ठंड गर्मी और बरसात से तो बची सकूंगी। बाकी बचे पैसे गरीबों की मदद में लगा दूंगी। उसने अपनी गठरी पीठ पर उठाई और चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद फिर से थकान हो गई। वो एक कुएं के पास आई और गठरी उतारकर गोद में रख लिया। तभी उसके आंख लग गई। कौवे की कांव कांव से फिर से उसकी आंख खुल गई। उसने गठरी खोली तो देखा सारे चांदी के सिक्के लोहे में बदल गए थे। ओहो, कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। अब मैं इन लोहे के टुकड़ों को बाजार में बेचकर आज कुछ अच्छा भोजन बनाकर गरीबों में बांट दूंगी। उसने गठरी फिर से पीठ पर लाद दी और घर पहुंच गई। दरवाजे पर गठरी रखी ही थी कि गठरी का आकार बहुत छोटा हो गया। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें से एक बहुत पीतल की खूबसूरत मूर्ति निकली। ओहो, ये तो और भी सुंदर हुआ। मेरे घर में तो कोई मूर्ति ही नहीं थी। अब मैं रोज सुबह शाम पूजा किया करूंगी, जिससे मेरा मन भी शांत रहेगा। अरे लक्ष्मी, तुम कैसी औरत हो? जब तुम्हें सोने के सिक्के मिले तब भी तुम संतुष्ट थी। जब तुम्हारे सिक्के चांदी के सिक्के में बदल गए तब भी तुम संतुष्ट थी। जब लोहे के सिक्के मिले तब भी कोई शिकायत नहीं, और अब मुझे देखकर तुम उतनी ही संतुष्ट हो। तुम कैसे इतनी संतुष्ट रह सकती हो? क्या करूँ माँ, जिस चीज पर अपना वश नहीं है उसके लिए क्यों उदास रहूं? जो मेरे नसीब में होगा वो कोई नहीं ले जाएगा। आखिर इतनी बूढ़ी हो गई, पति कम उम्र में ही छोड़कर चल गया, बच्चे परदेश चले गए। रोती तो सारी जिंदगी रो रो कर ही कट जाती। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या मांगना चाहती हो मांग लो। माँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आपको जो देना है दे दो। मुझे जो भी मिलेगा मेरे सिर माथे पर। मूर्ति गायब हो गई। काकी जैसे ही अपने घर में पहुंची, उसने देखा कि मिट्टी का बिल्कुल उसी तरह का घड़ा उसके बरामदे में रखा है। घड़ा तो मैं खुद अपने साथ लाई थी, ये कहाँ से आ गया? ये भी खोल कर देख लेती हूँ। उसने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उसमें रखे चमचमाते सिक्के देखकर काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। लगता है देवी मुझ पर बहुत प्रसन्न है, वो मुझे कुछ देना ही चाहती है। उसने सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए,
पर सिक्के खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक बोरी भर गई। काकी थक गई, आंख बंद करके बैठ गई। अचानक कौवे की काव काव से नींद खुली तो घड़ा गायब था। ए कौवे, तू न जाने मेरा दुश्मन है या दोस्त है, पर रुक जा, तुझे दूध भात खिलाती हूँ और तेरी चांच सोने से मड़वा देती हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ। आजा, बैठ मेरे पास आकर। कौवा काव काव करता काकी के पास बैठ गया। काकी ने झट से चावल बनाया और ठंडे दूध में मिलाकर कौवे को खिला दिया। कल शाम को आ जाना, तब चलूंगी सुनार के यहाँ तेरी चोंच में सोना मड़वाने। कौवा दूध भात खाकर उड़ गया। काकी भी थकी हुई थी, 2 कौर भात खाकर सो गई। उठी तो देखा टूटी झोपड़ी महल बन गई थी। चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। लगता है मैं कहीं और आ गई हूँ। तभी उसने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे ही उसकी चप्पल पड़ी है। काकी ने पैरों में चप्पल पहनी और पूरे महल का चक्कर लगाई। मारे खुशी के उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने सारी जिंदगी तकलीफ में काटी है। मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मुझे आज से ही असहाय और गरीबों की मदद करनी होगी। दूसरे दिन सुबह के सारे काम निपटाकर वो कुछ सोने के सिक्के लेकर सुनार के पास गई और सिक्के बेचकर पैसे ले आई। उसने अपने घर में खुद अपने हाथों से खाना बनाया और गरीबों को खिलाया। उसकी रोज की यही दिनचर्या हो गई। एक दिन जब वो गरीबों को खाना खिला रही थी, तभी एक साधु आए। काकी, भूखे को भोजन दे दो, तेरा भला होगा। बाबा, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन भी खिलाऊंगी और कपड़े भी दूंगी। मुझे बहुत जल्दी है। काकी अपने हाथ का सारा काम छोड़कर साधु को भोजन देने गई। अचानक उसकी नजर साधु के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक काला दाग था। साधु का वेश धारण करके मुझसे भिक्षा मांगते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? जवान बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं और तुम साधु का वेश धारण करके अपनी बूढ़ी माँ से भिक्षा मांग रहे हो। अपनी माँ से छल करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? साधु खाना छोड़कर उठ गया और जाने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें करके ही जाना होगा। मुझे माफ कर दो माँ, परदेश से तो हम कब के चले आए, पर यहाँ आकर कोई काम नहीं मिला। हम वर्षों से अपने परिवार के साथ गरीबी का जीवन काट रहे हैं। तुम्हारे पास किस मुंह से आते? तुम्हारे लाख मना करने पर भी हम तुम्हें अकेले छोड़कर 7 समंदर पार चले गए थे। माँ के पास वापस आने में शर्म कैसी? तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तुरंत आ जाओ और मेरा सारा काम संभाल लो। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। काकी ने कमल को माफ कर दिया था। अब पूरा परिवार साथ साथ रहकर खाना बनाता और गरीबों को भी खिलाता था। बूढ़ी काकी के संतोष ने उनका बिछड़ा हुआ परिवार मिला दिया था। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपने बेटे प्रकाश और बहू रजनी के साथ रहती थी। प्रकाश अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनका परिवार का गुजारा होता था। पैसों की कमी की वजह से सावित्री हमेशा चिढ़ी रहती थी और अपना गुस्सा ज्यादातर अपनी बहू रजनी पर उतारती थी। रजनी एक बहुत ही नेक दिल की महिला थी और उसे जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती थी। जैसे वो किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती। पर सावित्री को ये सारी चीजें फिजूल खर्च लगती थी और हमेशा रजनी को ये सब करने से मना किया करती थी। एक दिन, बहू, जल्दी से खाना लगा दो, मेरा बेटा भूखा होगा। जी माँ जी, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने अभी चिड़िया के मटकी में पानी रखा है, हाथ धोकर अभी टेबल पर खाना लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो। ये सिर्फ गंदगी फैलाती है। तुम्हें ये खाना थोड़ी ला कर देंगी, ना तुम्हारा कोई फायदा करेगी। माँ जी, कभी कभी बिना फायदे के भी काम करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बेवकूफियां मैं जरूर देख रही हूँ। रजनी, जल्दी से खाना लगा दो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। बेटा, तुम्हारा खाना लग रहा है, मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, घड़े में तो पानी नहीं है। रजनी, तुमने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। मेरे बेटे के लिए एक बूंद भी पानी नहीं रखा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भाग कर जाती हूँ और कुएं में से पानी लेकर आती हूँ।
रजनी बड़ी तेज से कुएं से पानी लेकर आई। फिर प्रकाश, सावित्री और रजनी बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद प्रकाश अपने काम पर चला जाता है। बहू, अब अपनी इस बेवकूफियों को बंद करो। हमारे पास न इतने पैसे हैं और ना ही इतने साधन कि हम पशु पक्षियों की मदद कर सके। माँ जी, आप चिंता न कीजिए। अब से मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूं। इतने में एक सफेद गाय रजनी के घर के सामने आती है। उस गाय की आवाज सुनकर रजनी भागकर घर के बाहर जाती है और बचा हुआ खाना उस गाय को देती है। रजनी गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है। तभी रजनी ने देखा गाय के गले में एक पान लटक रहा है। वो पान कोई साधारण पान नहीं था, वो चमकीला और रंगीन पान था। रजनी उस पान की तरफ देख ही रही होती है कि तभी वो पान उस गाय के गले में से गिर जाता है। जैसे ही पान नीचे गिरती है, एक घंटी की आवाज आती है। रजनी अचंभे में पड़ जाती है। एक पान में से एक घंटी की आवाज। वो पान को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है। पान को हिलाते ही उसमें से घंटी की आवाज आने लगी। रजनी समझ जाती है ये कोई साधारण पान नहीं। वो पान को घर के अंदर रख लेती है। कुछ देर में पान को घुमाकर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है, सच्चे मन से जो भी मांगो क्षण भर में पा जाओगे। इस पानी की तकलीफ से तो सारे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। किसी को एक गिलास पानी भी पीना होता है तो धूप में खड़ा होकर कुएं तक जाना पड़ता है। काश ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रजनी के ये कहते ही उस जादुई पान में से घंटे की आवाज आती है। उसके बाद तो चमत्कार हो जाता है। रजनी के घर के ठीक सामने जमीन से पानी निकलने लगता है। पानी की धार इतनी तेज होती है, सब लोग वहाँ एक पानी का कुआं बना देते हैं और आसपास के सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। ये देखकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। अरे बहू, तुमने देखा, बाहर पानी का कुआं बना है। आज के बाद से हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, ये तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितना फायदा हुआ, पानी की दिक्कत चली गई। रजनी फिर सावित्री और प्रकाश को जादुई पान के बारे में सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो तुम पशु पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं है। इतने में गाय माता फिर से आकर रजनी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है। रजनी से पहले उसकी सास सावित्री गाय के लिए खाना लेकर जाती है और जाकर अपने हाथों से गाय को खाना खिलाती है। ये देखकर प्रकाश और रजनी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। रजनी, तुमने तो इस जादुई पान की मदद से सबका भला कर दिया, कुछ भला हम लोगों का भी कर दो। रजनी जादुई पान को हाथ में लेकर अपने मन में कहती है, माँ जी की जितनी भी गहने की ख्वाहिश है पूरी की जाए। अचानक अलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर सावित्री खुशी से झूमने लगती है और अपने बहू को खुशी से गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से अब उनका घर काफी खुशहाल हो जाता है। ना उन्हें पैसों की कमी होती, ना ही खाने पीने की। कुछ ही महीनों बाद अब सावित्री गाय माता का दिया हुआ जादुई पान का उपकार भूल चुकी होती है। उसका घमंड और चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। सोफे पर बैठी बैठी सावित्री एक दिन सोचती है, मेरे पास अब तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी सब लोग मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करते। इतना पैसा होने के बाद भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? पर ऐसा क्यों? सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रजनी के कमरे से जादुई पान ले लेती है और जादुई पान को हाथ में लिए अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। तभी जादुई पान में से घंटी की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद सावित्री की आवाज जैसे गायब हो जाती है। वो मुंह खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। वो रोते हुए अपनी बहू रजनी के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ भी बता नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है। रजनी सावित्री की दुविधा समझती है
और जादुई पान हाथ में लेकर मांगती है, माँ की आवाज वापस आ जाए, और तुरंत ही आवाज वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गूंगी ही बनकर जीऊंगी। पर माँ जी, आपने जादुई पान से ऐसा क्या मांगा था जिसके लिए आपकी ये हालत हो गई? मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। पता नहीं क्यों इस जादुई पान ने मुझे गूंगा कर दिया। माँ जी, मुझे तो इससे यही पता चलता है कि सब लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी जुबान कड़वी है। आप थोड़ा प्यार से बात करना सीख लीजिए, सब लोग खुद व खुद आपसे प्यार करने लग जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे। सरोजिनी को रजनी की बात समझ आती है और उसकी बात मानते हुए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है। उस दिन के बाद से सावित्री गांव के लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी बड़े प्यार से बर्ताव करती और उनकी खूब मदद किया करती है। रीवा में रविंद्र और राजू नाम के 2 भाई हुआ करते थे। एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे। खासा पैसा तो नहीं कमाते थे, पर दाल रोटी का खर्च चल जाता था। राजू छोटा भाई था और रविंद्र बड़ा भाई था। राजू, क्या कर रहा है? सुबह के 7 बज गए, जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल। उठ रहा हूँ भैया, रात को बर्तन धोते वक्त उंगली कट गई थी, उसका दर्द पूरी रात सोने नहीं दिया। तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना, फिर दुकान खोल लेना। रविंद्र आराम से 10 बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था। एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया। ये 50 रुपये का पान किसे बेच डाला जो तू लिखा है? हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका हिसाब किधर है? उधारी करके गए होंगे वो। तू चोरी करता है, झूठ बोलता है, निकल जा यहाँ से। राजू दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजू काफी दूर आ गया था। उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। ये क्या कर दिया मैंने, अब वापस कैसे जाऊं? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। अंधेरा होने लग गया था। राजू अब घबरा गया था। अंधेरा होने वाला है, अगर रास्ता खोजने निकलूं और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो? नहीं, मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ। राजू ने एक पेड़ पर चढ़कर उसी पे रात कटाने का व्यवस्था बना लिया। रात हो चुकी थी। उल्लुओं ने आवाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसी आवाज आ रही है? शायद उल्लू है। हाँ, ये उल्लू की ही आवाज है। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, इसीलिए ये मेरा पेट भी आवाज कर रहा है। अब इस जंगल में खाना किधर से लाऊं? तभी थोड़ी देर में राजू को उसी पेड़ के एक कोह में नजर पड़ी। उसमें एक रोटी रखी हुई थी। ये क्या? इसमें तो रोटी रखी है और ताज़ा भी लग रहा है। राजू थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और फिर सोचने लगा, इस भीषण जंगल में, इस खोह में रोटी कौन छोड़ सकता है भला? शायद पंछी उड़ाकर ले आए होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलो खाकर भूख को कम कर लेता हूँ। आज का नसीब इतना ही है, भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम। राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया, उस कोह में 2 पत्ते टूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है, वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए। ये रोटी तो जादुई है, इसे छूते ही पत्ते गर्म रोटी बन गए। राजू ने वो गर्म रोटी खाई। अरे वाह, इस रोटी का स्वाद तो लाजवाब है। किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है साथ में, इंसान यूं ही खा सकता है। राजू ने उस कोह में 1-2 पत्ते और डालकर उसको रोटी बनाकर खाया और उस जादुई रोटी को वही कोह में रहने दिया। ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी, इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। वैसे भी कौन आएगा इतने भीषण जंगल में। रोटी खाकर राजू सोने को सोचा। चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह होते राजू की थकान भी मिट चुकी थी। वो कुछ पत्तों से रोटियां बनाकर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोजने में निकल गया।
अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटियां मेरे काम आएंगी। वो रास्ते खोजते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया। शायद वो सड़क है, चलकर देखता हूँ। जादुई रोटी जिस पेड़ की कोह में रखी थी वो भटक न जाए, इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिए थे। हाईवे पर एक ढाबा था। राजू वहां काम मांगने के सिलसिले पूछताछ करने गया। कोई काम मिलेगा सर जी? भाई ने घर से निकाल दिया है। बेटा, वैसे भी इस जंगल को देखकर हाईवे में गाड़ियां कम रुकती है। जो रुकती हैं वो सब रोटी खाने के लिए रुकती हैं। तू रोटी बना सकता है तो यहीं रुक जा, खुद भी खाना और ग्राहकों को भी खिलाना। मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी। उस ढाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, मैं रोटी बना तो दूंगा, पर उसको मैं यहाँ ढाबे पर नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी जगह से बनाऊंगा। मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना। अगले दिन रोजाना सुबह राजू जंगल से रोटियां बनाकर लाने लगा। वाह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है। ये लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा टिप इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए। शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजू का कमाल है। इस तरह से राजू की रोटी पूरे शहर में मशहूर हो गई। ढाबा शानदार चलने लगा। ढेर सारे बस और ट्रक ढाबे पर रुकने लग गई। राजू जादुई रोटी पेड़ के पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड़ लगाने भी चालू कर दिया। नाम मशहूर होने के बाद रावेंद्र भी राजू से अपनी गलती की माफी मांगने आ गया। हो गया राजू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब यहाँ ग्राहक आने लग गए हैं। पान की दुकान को यहाँ लगा दीजिए, वैसे भी वहाँ ग्राहकी नहीं थी। और फिर रावेंद्र उस ढाबे के पास ही पान की दुकान लगा लिया। मगर जैसे ही रावेंद्र पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग वहां आते हैं। अरे सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो? जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहाँ से। जी, मेरा भाई यहीं सामने ढाबे पे काम करता है, इसीलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है। अरे वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा दुकान तोड़ना पड़ेगा। जी, कोई तरीका नहीं जिससे मुझे ये दुकान नहीं हटाना पड़े? हाँ, तरीका तो है। तुम ये जमीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो। 2 दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे। सभी जाने लगते हैं और तभी वहां राजू आता है। कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है ये ज़मीन उनकी है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूं, और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी ज़मीन खरीदनी होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये ज़मीन खरीद सकूं। वो लोग 2 दिन में वापस आएंगे और दुकान तोड़ कर जाएंगे। रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। सुन भाई, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो। मैं इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगा। जी भैया, ठीक है। 2 दिन बीत जाते हैं। रावेंद्र राजू से मिलने ढाबे पर आता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दुकान चलाइए। भाई, तू भी क्या मजाक कर रहा है? अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा। अच्छा, एक बार जाकर तो देखिए। रावेंद्र देखता है, उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था। अरे, ये कैसे हो गया? भैया, मैंने उनसे ये ज़मीन खरीद ली है, अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सच में? भगवान तेरे जैसा भाई सबको दे। रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है और राजू रोटी का। वाह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस ढाबे की, उसके बाद पान खाने का अलग ही मजा है। जरूर साहब, बताइए क्या लेंगे पान में? कथिया चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाओ भैया। अभी लीजिए साहब। इस तरह से आगे चलकर ढाबे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र
अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए। राजू ने अपनी जादुई रोटी से ढाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादुई रोटी की वजह से रविंद्र का पान दुकान चल उठा। राजू यूं ही पत्तों को रोटियां बनाकर आगे भी पेड़ लगाता रहा। पालमपुर गांव में रिया अपने पति दीपक और सास पुष्पा के साथ रहती थी। एक दिन दीपक ऑफिस से गुस्से में घर आता है और घर का सारा सामान फेंकने लगता है। तभी रिया आवाज सुनकर दौड़ कर आती है। ये क्या कर रहे हैं आप? सारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? तो और क्या करूं? अरे तो ऐसी कौन सी बात हो गई? डूब गया मेरा सारा पैसा, डूब गया। क्या? कैसे हुआ? मैंने हमारी कंपनी से लोन लेकर सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे और सारे शेयर डूब गए, जिसकी वजह से मैं कंपनी का लोन भी नहीं भर पाया। इसीलिए मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नौकरी चली गई। आप चिंता मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। कंपनी बंद होने के कारण दीपक दुखी रहने लगा था और इधर बेचारी रिया अकेले पैसों का इंतजाम करने के लिए परेशान होकर लोगों के घर बर्तन साफ करने का काम शुरू करती है। वो लोगों के घर का काम करके लौट रही थी, तभी उसके मन में आता है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और माँ जी की दवाई भी लेनी है। अगर ये पैसे खाने में खर्च कर दूंगी तो दवाई कैसे लेकर जाऊंगी? एक काम करती हूँ, पास में केशव काका के बगीचे में कुछ काम करके उनसे कुछ पैसे मांग लूंगी। रिया केशव माली के बगीचे में जाती है और केशव मालिक बगीचे में पौधों को पानी डाल रहा था। रिया उनके पास जाकर कहती है, केशव चाचा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, आप मदद कर दीजिए। मैं आपके बगीचे का सारा काम कर दूंगी, बस आप मुझे इसके बदले कुछ और पैसे दे दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बिटिया, क्यों नहीं, आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे इन लौकी के पौधों को पानी डाल दो। और हाँ, पानी डालना हो जाए तो जाते वक्त 2-4 लौकी अपने घर ले जाना। काम खत्म करते ही रिया कुछ पैसे और 4 लौकी अपने घर लेकर जाती है। तभी रास्ते में एक कुतिया रिया के थैली के पीछे पीछे चल रहा होता है। रिया समझ जाती है कि ये बहुत भूखा है। मेरे पास तो 4 लौकी है, अगर मैं इसे दे दूंगी तो इस बेचारे का पेट भर जाएगा। रिया अपने थैले में से एक जादुई लौकी उस भूखे कुत्ते को दे देती है। वो उस लौकी को लेकर भाग जाता है और रिया अपने घर की ओर आगे बढ़ जाती है। घर पहुंचकर रिया एक एक जादुई लौकी पुष्पा और दूसरा दीपक को दे देती है। दोनों को देने के बाद भी उसके पास एक छोटा सा कच्चा लौकी थैली में रह जाता है। फिर वो सोचती है, अब इस कच्चे लौकी का क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको पास में रखे गमले में बो देती हूँ। रिया जादुई लौकी को बो देती है और सो जाती है। दूसरे दिन जब वो सुबह देखती है तो पौधे में बड़े बड़े लौकी लगे होते हैं। रिया लौकी देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, इतने बड़े बड़े लौकी, वो भी एक दिन में, कितनी गजब बात है। चलो कोई नहीं, अब मैं इन लौकी को बाजार में बेचकर आती हूँ। लौकी बेचना भी हो जाएगा और साथ ही साथ घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इतना कहकर रिया बाजार चली जाती है। वो जादुई लौकी बेचकर घर लौट रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसके तरफ भागते हुए आते हैं। इतने में वो कुत्ता रिया को बचाने के लिए उसके पास भागते हुए आता है और उन सभी चारों को डराकर भगा देता है। गुंडों से मारपीट करते वक्त उसे बहुत चोट लगता है। चोट का दाहिना ही घबरा हुआ था। चोट को देखते ही रिया बहुत ही घबरा उठी। मैं इसके लिए क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको इन लौकी में से एक लौकी खाने को देती हूँ। रिया अपने लौकी की टोकरी में से जादुई लौकी उस कुत्ते को खाने के लिए देती है। जादुई लौकी खाते ही उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती है। रिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है और लौकी के जादू के बारे में सोचने लगती है। क्या ये लौकी सच में जादुई है? अरे पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर भी ये सोचते हुए रिया घर पहुंच जाती है। घर पे लौकी का ढेर लगा होता है। रिया लौकी का ढेर देखकर चौंक जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, ये लौकी का पौधा जरूर जादुई पौधा है, नहीं तो एक दिन में इतने सारे लौकी कहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद रिया और दीपक ने मिलकर लौकी का व्यापार शुरू किया। अब उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया, पैसे की कमी खत्म हो गई। रिया और दीपक का लौकी बाजार में सबसे ज्यादा बिकने लगा। आसपास के छोटे मोटे फैक्ट्री में भी सप्लाई करने लग गए। पर उनकी उन्नति को देखकर उनका पड़ोसी शिब्बू जलने लगा। एक दिन शिब्बू रिया के घर आता है। तब रिया और दीपक कुछ काम से बाहर गए थे।
पुष्पा घर में अकेली थी। शिबू पुष्पा के पैर छूकर बोलता है, माँ जी, आप कैसी हैं? बहुत दिनों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो सोचा आज ही आपसे मिलने चला जाऊं। अच्छा किया बेटा जो आ गया। जब भी मिलने का मन करे तो आ जाया कर घूमने। शिबू पुष्पा के पास बैठ जाता है और बातें करते करते जादुई लौकी का राज जान लेता है। राजा की खबर पता चलते ही शिबू बड़े ही चालाकी से पुष्पा को चकमा देकर भाग जाता है। उसी रात शिबू चुपके से उनके घर आकर धीरे से लौकी का पौधा बदल देता है और जादुई लौकी का पौधा अपने घर ले जाता है। उस समय से जादुई लौकी को तोड़कर बोलता है, जादुई लौकी, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये छोटा सा घर सोने का घर बन जाए और मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी आ जाए। शिबू के इतने कहते ही उसका पूरा घर खाली हो जाता है। इसके घर का सामान गायब हो जाता है और उनका घर एक छोटी सी झोंपड़ी में बदल जाता है। शिबू ये सब देखकर डर जाता है। अब रोते हुए रिया के घर भागता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मदद करो रिया बहन। इस जादुई लौकी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। भैया, मैं तो तब कुछ भी नहीं कर सकती। और तो और आपकी बर्बादी के पीछे इस पौधे का, ये जादुई लौकी का कोई हाथ नहीं है। इसमें सारा दोष आपको लालच है। आप अपने मन से लालच खत्म कर दीजिए। देखना, आपको आपका सारा सामान वापस मिल जाएगा और दोबारा कभी भी लालच नहीं करेंगे। शिबू जैसे ही रिया के घर से बाहर आकर मन से लालच मिटाकर अपना घर आते हैं, सब कुछ वापस मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से झूमता हुआ अपने घर पर लौट कर आ जाता है। ये कहानी मधुपुर नाम के गांव की है, जहां अंजलि अपनी माँ किशोरी के साथ रहती है। किशोरी गांव के कुछ अमीर घरों में बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन गांव के मुखिया का लड़का समीर शहर से गांव आता है। वो बहुत ही घमंडी होता है। एक दिन जब अंजलि अपनी माँ के साथ बाजार आ रही होती है, तभी समीर अपनी कार से दोनों के ऊपर कीचड़ उछाल देता है। ये देखकर, दिखाई नहीं देता है क्या, अंधा कहीं का? ये सुनते ही किशोरी अपनी बेटी को रोकते हुए बोलती है, बेटी ऐसा मत कहो, वो मुखिया जी का बेटा है, कल ही शहर से गांव आया है। तो क्या हुआ माँ? अगर वो मुखिया का बेटा है तो हम गरीबों के साथ कुछ भी कर सकता है। इतने में समीर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और, हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अंधा कहो? जब तुम्हें रास्ते पर चलते हुए इंसान दिखाई नहीं देते तो तुम्हें अंधे ही कहेंगे ना। ये सुनकर तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। समीर घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर मुखिया जी गुस्से में कहते हैं, इतनी हिम्मत उस लड़की की, मैं उसे और उसकी माँ दोनों को सबक सिखाता हूँ। अगले दिन मुखिया के कहने पर किशोरी को सब अपने घर के काम पर आने के लिए मना कर देते हैं। ये सब सुनकर किशोरी और अंजलि दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर, माँ अब हम क्या करेंगे? बेटी तू चिंता मत कर। भूखे प्यासे दोनों चल रही होती है। तभी किशोरी को एक ढाबा दिखाई देता है और वो ढाबे के पास जाती है और वहाँ काम मांगती है। ढाबे का मालिक उसे काम दे देता है। किशोरी काम करके ढाबे से खाना लेके आती है और अंजलि को देती है। तभी वहाँ एक पागल औरत आती है और, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। किशोरी और अंजलि उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। वो औरत पेट भर कर खाना खा लेती है और बची हुई एक रोटी से एक जहाज बनाकर खेलने लगती है। उसे ऐसा करता देख किशोरी और अंजलि को भी खुशी होती है। वो दोनों भूखे पेट घर जाने लगती है। तभी वो औरत अंजलि के हाथों में वो रोटी का जहाज रख देती है। उसे देखकर, इसे आप ही रख लो, जब भूख लगेगी तो फिर से खा लेना। नहीं नहीं, इसे तू ही रख ले। ऐसा कहकर हंसते हुए वो औरत वहां से चली जाती है। अंजलि और किशोरी उस रोटी जहाज को लेके घर की तरफ चल रही होती है। तभी अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ ये रोटी जहाज कितनी अच्छी लग रही है ना। काश ये सच में एक जहाज बन जाता और हम दोनों इस पर बैठकर अपने घर पहुंच जाते। कितना अच्छा होता ना माँ। ये सुनकर किशोरी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटी ये सब कहानियों में होता है। उसके ये कहते ही रोटी जहाज एक बहुत बड़े जहाज के रूप में बदल जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाती है और, माँ ये जादुई रोटी जहाज है।
हाँ बेटी, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कहानियों में ही होता है। माँ की बात सुनकर माँ चलो जल्दी से इस रोटी जहाज में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों उस जादुई जहाज रोटी में बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। जादुई रोटी जहाज से उतरते ही वो जादुई रोटी जहाज वापस अपने छोटे आकार में बदल जाता है। अंजलि उसे उठाकर कहती है, जादुई रोटी जहाज, हमें भूख लगी है, हमारे खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ले आओ। उसके कहते ही जादुई रोटी जहाज के अंदर से अलग अलग पकवान आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सारा खाना खाने लगती है। अगले दिन से दोनों की सारी परेशानी दूर हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन अचानक गांव में बहुत बारिश होने लगती है। गांव के नदी के पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है और उसमें गांव के कुछ डूबने लगते हैं। तभी वहां से एक आदमी मदद के लिए चिल्लाते हुए भागता है। ये सुनकर, बेटी, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है माँ, चलिए। अंजलि जादुई रोटी जहाज को अपना जादू दिखाने को बोलती है और उसके बोलते ही जादुई रोटी जहाज बहुत बड़ी रोटी जहाज में बदल जाती है। दोनों जल्दी से उसमें बैठकर नदी के पास जाती है और उन लोगों की जान बचा लेती है। इस वजह से अब पूरे गांव में सारे लोग दोनों की खूब प्रशंसा करने लगते हैं। ये खबर समीर को भी सुनाई देती है। समीर अपने दोस्त अमित के पास जाता है और, भाई अमित, हमें वो जादुई रोटी जहाज को उन गरीब माँ बेटी से चुरा लेना चाहिए। उसके बाद दोनों अंजलि और किशोरी के घर जाते हैं। दोनों उस समय सो रही होती है। समीर जादुई रोटी जहाज को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है और, दोस्त देख, आखिर ये जादुई रोटी जहाज हमारी ही हो गई। दोनों उस रोटी जहाज को लेके भाग जाते हैं। थोड़ी ही बाद मुखिया जी चिल्लाते हुए अंजलि और किशोरी के घर आते हैं और, किशोरी, किशोरी, मेरे बेटे की जान बचा लो। मुखिया की बात सुनकर, काका क्या हुआ आपके बेटे को? मुखिया कुछ नहीं कह पाता है और दोनों को अपने घर के बाहर लेके आता है और वहाँ समीर अपने दोस्त के साथ ऊपर आसमान में जादुई रोटी जहाज में खड़ा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर अंजलि और किशोरी को सब समझ आ जाता है। जादुई रोटी जहाज, मेरी बात सुनो और इन दोनों को माफ कर दो और इन्हें नीचे उतार दो। उसका ऐसे कहते ही जादुई रोटी जहाज नीचे जमीन पर उतर जाती है और वापस अपने छोटे आकार में बदल जाती है। उसके बाद, अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। अंजलि, मुझे भी माफ कर दो। मैंने उस दिन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और आज भी तुम्हारी जादुई रोटी जहाज चुरा ली। ये सब सुनकर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम ऊपर आसमान में कैसे पहुंच गए? मुझे ऊपर आसमान में उड़ने का मन कर रहा था और मैंने इस जादुई रोटी जहाज को उड़ने को कहा और ये हवा में उड़ने लगा, पर थोड़ी ही देर में डर लगने लगा और हमने इसे नीचे उतरने को कहा, पर जादुई रोटी जहाज ने हमारी बात नहीं सुनी। इतना सुनते ही अमित बोलता है, उसके बाद हम दोनों चिल्लाने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर मुखिया काका बाहर आ गए और हमें ऊपर देखकर सब समझ गए और तुम्हारे पास मदद के लिए भागे। ये सब सुनकर, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। उसके बाद अंजलि, समीर और अमित तीनों दोस्त बन जाते हैं। तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि और किशोरी उस जादुई रोटी जहाज से हर जरूरतमंद की मदद करती है। बूढ़ी काकी अपना नाम भूल गई थी। उनका नाम लक्ष्मी था। उन्हें याद भी नहीं था। बरसों से लोग उन्हें बूढ़ी काकी के नाम से ही जानते थे। अब उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था। पति तो बहुत पहले ही चले गए थे। एक बेटा कमल और बहू रमा थी, जो उसके लाख मना करने पर भी 7 समुंदर पार पानी के जहाज से चलकर परदेश जाकर रहने लगे थे। पैसा ममता पर भारी पड़ गया था। पहले तो वो दोनों कुछ दिनों तक पैसे रुपए भेजकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करते रहे, पर धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गए। काकी हार मानने वालों में से न थी। उन्होंने अपना घर सुचारू रूप से चलाने के अपने बाप दादा का पेशा मतलब लकड़ी के खिलौने बनाने का काम शुरू कर दिया। एक बार ठंड का समय आने वाला था।
हर बार की तरह जंगल से कुछ लकड़ियाँ लानी होगी ताकि ठंड में जंगल में ना भटकना पड़े और उन्हें जलाकर कुछ आराम मिल सके। यही सोचकर काकी अपने कुल्हाड़ी और लकड़ी रखने के लिए एक चादर लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। काफी देर तक चलते चलते दोपहर हो गई। एकाएक काकी की नजर एक घड़े पर पड़ी। क्या है इस घड़े में? कहीं कोई मुसाफिर अपना खजानों से भरा ये घड़ा यहाँ रखकर भूल तो नहीं गया? यही सोचकर काकी घड़े के पास जाकर खड़ी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का खजाना है। मैं क्या करूंगी इस खजाने का? पर छोड़ भी नहीं सकती। काकी ने अपनी चादर बिछाई और उसमें सारे सोने के सिक्के भर लिए। घड़ा फिर से उसी जगह पर रख दिया। चादर पीछे लटकाकर चल दी। मेरा जीवन इसी दौलत से कट जाएगा। बस एक घर अपने रहने के लिए बनवा लूंगी। मैं इस धन से गरीबों की सहायता भी कर सकती हूँ। काकी चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी गठरी पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसकी कांव कांव से काकी की नींद खुल गई। देखूं तो मेरा खजाना सही सलामत है कि नहीं। जब गठरी खोली तो उसमें सोने की जगह चांदी के सिक्के भरे थे। ओह, लगता है जमीन पर रख देने से ये पूरा सोना चांदी में बदल गया। गलती मेरी है, कोई बात नहीं। सोना न सही, चांदी ही सही। बहुत बड़ा घर नहीं तो एक छोटा सा घर तो बन ही जाएगा। कम से कम घर में बैठकर ठंड, गर्मी और बरसात से तो बची सकूंगी। बाकी बचे पैसे गरीबों की मदद में लगा दूंगी। उसने अपनी गठरी पीठ पर उठाई और चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद फिर से थकान हो गई। वो एक कुएं के पास आई और गठरी उतारकर गोद में रख लिया। तभी उसके आंख लग गई। कौवे की कांव कांव से फिर से उसकी आंख खुल गई। उसने गठरी खोली तो देखा सारे चांदी के सिक्के लोहे में बदल गए थे। ओहो, कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। अब मैं इन लोहे के टुकड़ों को बाजार में बेचकर आज कुछ अच्छा भोजन बनाकर गरीबों में बांट दूंगी। उसने गठरी फिर से पीठ पर लाद दी और घर पहुंच गई। दरवाजे पर गठरी रखी ही थी कि गठरी का आकार बहुत छोटा हो गया। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें से एक बहुत पीतल की खूबसूरत मूर्ति निकली। ओहो, ये तो और भी सुंदर हुआ। मेरे घर में तो कोई मूर्ति ही नहीं थी। अब मैं रोज सुबह शाम पूजा किया करूंगी, जिससे मेरा मन भी शांत रहेगा। अरे लक्ष्मी, तुम कैसी औरत हो? जब तुम्हें सोने के सिक्के मिले तब भी तुम संतुष्ट थी। जब तुम्हारे सिक्के चांदी के सिक्के में बदल गए तब भी तुम संतुष्ट थी। जब लोहे के सिक्के मिले तब भी कोई शिकायत नहीं, और अब मुझे देखकर तुम उतनी ही संतुष्ट हो। तुम कैसे इतनी संतुष्ट रह सकती हो? क्या करूँ माँ, जिस चीज पर अपना वश नहीं है उसके लिए क्यों उदास रहूं? जो मेरे नसीब में होगा वो कोई नहीं ले जाएगा। आखिर इतनी बूढ़ी हो गई, पति कम उम्र में ही छोड़कर चल गया, बच्चे परदेश चले गए। रोती तो सारी जिंदगी रो रो कर ही कट जाती। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या मांगना चाहती हो? मांग लो। माँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आपको जो देना है दे दो। मुझे जो भी मिलेगा मेरे सिर माथे पर। मूर्ति गायब हो गई। काकी जैसे ही अपने घर में पहुंची, उसने देखा कि मिट्टी का बिल्कुल उसी तरह का घड़ा उसके बरामदे में रखा है। घड़ा तो मैं खुद अपने साथ लाई थी, ये कहाँ से आ गया? ये भी खोल कर देख लेती हूँ। उसने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उसमें रखे चमचमाते सिक्के देखकर काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। लगता है देवी मुझ पर बहुत प्रसन्न है, वो मुझे कुछ देना ही चाहती है। उसने सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए, पर सिक्के खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक बोरी भर गई। काकी थक गई, आंख बंद करके बैठ गई। अचानक कौवे की कांव कांव से नींद खुली तो घड़ा गायब था। ए कौवे, तू न जाने मेरा दुश्मन है या दोस्त है, पर रुक जा, तुझे दूध भात खिलाती हूँ और तेरी चांच सोने से मड़वा देती हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ। आजा, बैठ मेरे पास आकर। कौवा कांव कांव करता काकी के पास बैठ गया। काकी ने झट से चावल बनाया और ठंडे दूध में मिलाकर कौवे को खिला दिया। कल शाम को आ जाना, तब चलूंगी सुनार के यहाँ तेरी चोंच में सोना मड़वाने। कौवा दूध भात खाकर उड़ गया। काकी भी थकी हुई थी, 2 कौर भात खाकर सो गई। उठी तो देखा टूटी झोपड़ी महल बन गई थी। चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। लगता है मैं कहीं
और आ गई हूँ। तभी उसने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे ही उसकी चप्पल पड़ी है। काकी ने पैरों में चप्पल पहनी और पूरे महल का चक्कर लगाई। मारे खुशी के उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने सारी जिंदगी तकलीफ में काटी है। मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मुझे आज से ही असहाय और गरीबों की मदद करनी होगी। दूसरे दिन सुबह के सारे काम निपटाकर वो कुछ सोने के सिक्के लेकर सुनार के पास गई और सिक्के बेचकर पैसे ले आई। उसने अपने घर में खुद अपने हाथों से खाना बनाया और गरीबों को खिलाया। उसकी रोज की यही दिनचर्या हो गई। एक दिन जब वो गरीबों को खाना खिला रही थी, तभी एक साधु आए। काकी, भूखे को भोजन दे दो, तेरा भला होगा। बाबा, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन भी खिलाऊंगी और कपड़े भी दूंगी। मुझे बहुत जल्दी है। काकी अपने हाथ का सारा काम छोड़कर साधु को भोजन देने गई। अचानक उसकी नजर साधु के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक काला दाग था। साधु का वेश धारण करके मुझसे भिक्षा मांगते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? जवान बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं और तुम साधु का वेश धारण करके अपनी बूढ़ी माँ से भिक्षा मांग रहे हो। अपनी माँ से छल करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? साधु खाना छोड़कर उठ गया और जाने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें करके ही जाना होगा। मुझे माफ कर दो माँ। परदेश से तो हम कब के चले आए, पर यहाँ आकर कोई काम नहीं मिला। हम वर्षों से अपने परिवार के साथ गरीबी का जीवन काट रहे हैं। तुम्हारे पास किस मुंह से आते? तुम्हारे लाख मना करने पर भी हम तुम्हें अकेले छोड़कर 7 समंदर पार चले गए थे। माँ के पास वापस आने में शर्म कैसी? तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तुरंत आ जाओ और मेरा सारा काम संभाल लो। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। काकी ने कमल को माफ कर दिया था। अब पूरा परिवार साथ साथ रहकर खाना बनाता और गरीबों को भी खिलाता था। बूढ़ी काकी के संतोष ने उनका बिछड़ा हुआ परिवार मिला दिया था। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपने बेटे प्रकाश और बहू रजनी के साथ रहती थी। प्रकाश अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनका परिवार का गुजारा होता था। पैसों की कमी की वजह से सावित्री हमेशा चिढ़ी रहती थी और अपना गुस्सा ज्यादातर अपनी बहू रजनी पर उतारती थी। रजनी एक बहुत ही नेक दिल की महिला थी और उसे जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती थी। जैसे वो किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती। पर सावित्री को ये सारी चीजें फिजूल खर्च लगती थी और हमेशा रजनी को ये सब करने से मना किया करती थी। एक दिन, बहू जल्दी से खाना लगा दो, मेरा बेटा भूखा होगा। जी माँ जी, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने अभी चिड़िया के मटकी में पानी रखा है, हाथ धोकर अभी टेबल पर खाना लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो। ये सिर्फ गंदगी फैलाती है। तुम्हें ये खाना थोड़ी ला कर देंगी, ना तुम्हारा कोई फायदा करेगी। माँ जी, कभी कभी बिना फायदे के भी काम करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बेवकूफियां मैं जरूर देख रही हूँ। रजनी, जल्दी से खाना लगा दो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। बेटा, तुम्हारा खाना लग रहा है, मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, घड़े में तो पानी नहीं है। रजनी, तुमने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। मेरे बेटे के लिए एक बूंद भी पानी नहीं रखा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भाग कर जाती हूँ और कुएं में से पानी लेकर आती हूँ। रजनी बड़ी तेज से कुएं से पानी लेकर आई। फिर प्रकाश, सावित्री और रजनी बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद प्रकाश अपने काम पर चला जाता है। बहू, अब अपनी इस बेवकूफियों को बंद करो। हमारे पास न इतने पैसे हैं और ना ही इतने साधन कि हम पशु पक्षियों की मदद कर सके। माँ जी, आप चिंता न कीजिए। अब से मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूं। इतने में एक सफेद गाय रजनी के घर के सामने आती है। उस गाय की आवाज सुनकर रजनी भागकर घर के बाहर जाती है और बचा हुआ खाना उस गाय को देती है। रजनी गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है। तभी रजनी ने देखा गाय के गले में एक पान लटक रहा है। वो पान कोई साधारण पान नहीं था, वो चमकीला और रंगीन पान था।
रजनी उस पान की तरफ देख ही रही होती है कि तभी वो पान उस गाय के गले में से गिर जाता है। जैसे ही पान नीचे गिरती है, एक घंटी की आवाज आती है। रजनी अचंभे में पड़ जाती है। एक पान में से एक घंटी की आवाज। वो पान को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है। पान को हिलाते ही उसमें से घंटी की आवाज आने लगी। रजनी समझ जाती है ये कोई साधारण पान नहीं। वो पान को घर के अंदर रख लेती है। कुछ देर में पान को घुमाकर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है, सच्चे मन से जो भी मांगो क्षण भर में पा जाओगे। इस पानी की तकलीफ से तो सारे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। किसी को एक गिलास पानी भी पीना होता है तो धूप में खड़ा होकर कुएं तक जाना पड़ता है। काश ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रजनी के ये कहते ही उस जादुई पान में से घंटे की आवाज आती है। उसके बाद तो चमत्कार हो जाता है। रजनी के घर के ठीक सामने जमीन से पानी निकलने लगता है। पानी की धार इतनी तेज होती है, सब लोग वहाँ एक पानी का कुआं बना देते हैं और आसपास के सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। ये देखकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। अरे बहू, तुमने देखा बाहर पानी का कुआं बना है। आज के बाद से हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, ये तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितना फायदा हुआ, पानी की दिक्कत चली गई। रजनी फिर सावित्री और प्रकाश को जादुई पान के बारे में सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो तुम पशु पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं है। इतने में गाय माता फिर से आकर रजनी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है। रजनी से पहले उसकी सास सावित्री गाय के लिए खाना लेकर जाती है और जाकर अपने हाथों से गाय को खाना खिलाती है। ये देखकर प्रकाश और रजनी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। रजनी, तुमने तो इस जादुई पान की मदद से सबका भला कर दिया। कुछ भला हम लोगों का भी कर दो। रजनी जादुई पान को हाथ में लेकर अपने मन में कहती है, माँ जी की जितनी भी गहने की ख्वाहिश है पूरी की जाए। अचानक अलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर सावित्री खुशी से झूमने लगती है और अपने बहू को खुशी से गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से अब उनका घर काफी खुशहाल हो जाता है। ना उन्हें पैसों की कमी होती, ना ही खाने पीने की। कुछ ही महीनों बाद अब सावित्री गाय माता का दिया हुआ जादुई पान का उपकार भूल चुकी होती है। उसका घमंड और चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। सोफे पर बैठी बैठी सावित्री एक दिन सोचती है, मेरे पास अब तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी सब लोग मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करते। इतना पैसा होने के बाद भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? पर ऐसा क्यों? सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रजनी के कमरे से जादुई पान ले लेती है और जादुई पान को हाथ में लिए अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। तभी जादुई पान में से घंटी की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद सावित्री की आवाज जैसे गायब हो जाती है। वो मुंह खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। वो रोते हुए अपनी बहू रजनी के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ भी बता नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है। रजनी सावित्री की दुविधा समझती है और जादुई पान हाथ में लेकर मांगती है, माँ की आवाज वापस आ जाए। और तुरंत ही आवाज वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहू। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गूंगी ही बनकर जीऊंगी। पर माँ जी, आपने जादुई पान से ऐसा क्या मांगा था जिसके लिए आपकी ये हालत हो गई? मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। पता नहीं क्यों इस जादुई पान ने मुझे गूंगा कर दिया। माँ जी, मुझे तो इससे यही पता चलता है कि सब लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी जुबान कड़वी है। आप थोड़ा प्यार से बात करना सीख लीजिए, सब लोग खुद व खुद आपसे प्यार करने लग जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे। सरोजिनी को रजनी की बात समझ आती है और उसकी बात मानते हुए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है।
उस दिन के बाद से सावित्री गांव के लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी बड़े प्यार से बर्ताव करती और उनकी खूब मदद किया करती है। रीवा में रविंद्र और राजू नाम के दो भाई हुआ करते थे। एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे। खासा पैसा तो नहीं कमाते थे, पर दाल रोटी का खर्च चल जाता था। राजू छोटा भाई था और रविंद्र बड़ा भाई था। राजू, क्या कर रहा है? सुबह के 7 बज गए। जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल। उठ रहा हूँ भैया। रात को बर्तन धोते वक्त उंगली कट गई थी, उसका दर्द पूरी रात सोने नहीं दिया। तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना, फिर दुकान खोल लेना। रविंद्र आराम से 10 बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था। एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया। ये 50 रुपये का पान किसे बेच डाला जो तू लिखा है? हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका हिसाब किधर है? उधारी करके गए होंगे वो। तू चोरी करता है, झूठ बोलता है, निकल जा यहाँ से। राजू दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजू काफी दूर आ गया था। उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। ये क्या कर दिया मैंने? अब वापस कैसे जाऊं? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। अंधेरा होने लग गया था। राजू अब घबरा गया था। अंधेरा होने वाला है। अगर रास्ता खोजने निकलूं और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो? नहीं, मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ। राजू ने एक पेड़ पर चढ़कर उसी पे रात कटाने का व्यवस्था बना लिया। रात हो चुकी थी। उल्लुओं ने आवाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसी आवाज आ रही है? शायद उल्लू है। हाँ, ये उल्लू की ही आवाज है। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, इसीलिए ये मेरा पेट भी आवाज कर रहा है। अब इस जंगल में खाना किधर से लाऊं? तभी थोड़ी देर में राजू को उसी पेड़ के एक कोह में नजर पड़ी। उसमें एक रोटी रखी हुई थी। ये क्या? इसमें तो रोटी रखी है और ताज़ा भी लग रहा है। राजू थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और फिर सोचने लगा, इस भीषण जंगल में, इस खोह में रोटी कौन छोड़ सकता है भला? शायद पंछी उड़ाकर ले आए होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलो खाकर भूख को कम कर लेता हूँ। आज का नसीब इतना ही है, भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम। राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया, उस कोह में 2 पत्ते टूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है, वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए। ये रोटी तो जादुई है। इसे छूते ही पत्ते गर्म रोटी बन गए। राजू ने वो गर्म रोटी खाई। अरे वाह, इस रोटी का स्वाद तो लाजवाब है। किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है साथ में, इंसान यूं ही खा सकता है। राजू ने उस कोह में 1-2 पत्ते और डालकर उसको रोटी बनाकर खाया और उस जादुई रोटी को वही कोह में रहने दिया। ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी। इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। वैसे भी कौन आएगा इतने भीषण जंगल में। रोटी खाकर राजू सोने को सोचा। चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह होते राजू की थकान भी मिट चुकी थी। वो कुछ पत्तों से रोटियां बनाकर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोजने में निकल गया। अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटियां मेरे काम आएंगी। वो रास्ते खोजते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया। शायद वो सड़क है, चलकर देखता हूँ। जादुई रोटी जिस पेड़ की कोह में रखी थी वो भटक न जाए, इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिए थे। हाईवे पर एक ढाबा था। राजू वहां काम मांगने के सिलसिले पूछताछ करने गया। कोई काम मिलेगा सर जी? भाई ने घर से निकाल दिया है। बेटा, वैसे भी इस जंगल को देखकर हाईवे में गाड़ियां कम रुकती है। जो रुकती हैं वो सब रोटी खाने के लिए रुकती हैं। तू रोटी बना सकता है तो यहीं रुक जा, खुद भी खाना और ग्राहकों को भी खिलाना। मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी। उस ढाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था।
ठीक है, मैं रोटी बना तो दूंगा, पर उसको मैं यहाँ ढाबे पर नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी जगह से बनाऊंगा। मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना। अगले दिन रोजाना सुबह राजू जंगल से रोटियां बनाकर लाने लगा। वाह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है। ये लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा टिप इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए। शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजू का कमाल है। इस तरह से राजू की रोटी पूरे शहर में मशहूर हो गई। ढाबा शानदार चलने लगा। ढेर सारे बस और ट्रक ढाबे पर रुकने लग गई। राजू जादुई रोटी पेड़ के पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड़ लगाने भी चालू कर दिया। नाम मशहूर होने के बाद रावेंद्र भी राजू से अपनी गलती की माफी मांगने आ गया। हो गया राजू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब यहाँ ग्राहक आने लग गए हैं, पान की दुकान को यहाँ लगा दीजिए। वैसे भी वहाँ ग्राहकी नहीं थी। और फिर रावेंद्र उस ढाबे के पास ही पान की दुकान लगा लिया। मगर जैसे ही रावेंद्र पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग वहाँ आते हैं। अरे सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो? जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहाँ से। जी, मेरा भाई यहीं सामने ढाबे पे काम करता है, इसीलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है। अरे वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा दुकान तोड़ना पड़ेगा। जी, कोई तरीका नहीं जिससे मुझे ये दुकान नहीं हटाना पड़े? हाँ, तरीका तो है। तुम ये ज़मीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो। 2 दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे। सभी जाने लगते हैं और तभी वहाँ राजू आता है। कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है ये ज़मीन उनकी है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूं, और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी ज़मीन खरीदनी होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये ज़मीन खरीद सकूं। वो लोग 2 दिन में वापस आएंगे और दुकान तोड़ कर जाएंगे। रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। सुन भाई, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो। मैं इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगा। जी भैया, ठीक है। 2 दिन बीत जाते हैं। रावेंद्र राजू से मिलने ढाबे पर आता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दुकान चलाइए। भाई, तू भी क्या मजाक कर रहा है? अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा। अच्छा, एक बार जाकर तो देखिए। रावेंद्र देखता है, उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था। अरे, ये कैसे हो गया? भैया, मैंने उनसे ये ज़मीन खरीद ली है, अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सच में? भगवान तेरे जैसा भाई सबको दे। रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है और राजू रोटी का। वाह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस ढाबे की, उसके बाद पान खाने का अलग ही मजा है। जरूर साहब, बताइए क्या लेंगे पान में? कथिया चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाओ भैया। अभी लीजिए साहब। इस तरह से आगे चलकर ढाबे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए। राजू ने अपनी जादुई रोटी से ढाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादुई रोटी की वजह से रावेंद्र का पान दुकान चल उठा। राजू यूं ही पत्तों को रोटियां बनाकर आगे भी पेड़ लगाता रहा। पालमपुर गांव में रिया अपने पति दीपक और सास पुष्पा के साथ रहती थी। एक दिन दीपक ऑफिस से गुस्से में घर आता है और घर का सारा सामान फेंकने लगता है। तभी रिया आवाज सुनकर दौड़ कर आती है। ये क्या कर रहे हैं आप? सारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? तो और क्या करूं? अरे तो ऐसी कौन सी बात हो गई? डूब गया मेरा सारा पैसा, डूब गया। क्या? कैसे हुआ? मैंने हमारी कंपनी से लोन लेकर सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे और सारे शेयर डूब गए, जिसकी वजह से मैं कंपनी का लोन भी नहीं भर पाया। इसीलिए मुझे कंपनी से निकाल दिया गया
और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नौकरी चली गई। आप चिंता मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। कंपनी बंद होने के कारण दीपक दुखी रहने लगा था और इधर बेचारी रिया अकेले पैसों का इंतजाम करने के लिए परेशान होकर लोगों के घर बर्तन साफ करने का काम शुरू करती है। वो लोगों के घर का काम करके लौट रही थी, तभी उसके मन में आता है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और माँ जी की दवाई भी लेनी है। अगर ये पैसे खाने में खर्च कर दूंगी तो दवाई कैसे लेकर जाऊंगी। एक काम करती हूँ, पास में केशव काका के बगीचे में कुछ काम करके उनसे कुछ पैसे मांग लूंगी। रिया केशव माली के बगीचे में जाती है और केशव मालिक बगीचे में पौधों को पानी डाल रहा था। रिया उनके पास जाकर कहती है, केशव चाचा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, आप मदद कर दीजिए। मैं आपके बगीचे का सारा काम कर दूंगी, बस आप मुझे इसके बदले कुछ और पैसे दे दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बिटिया, क्यों नहीं, आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे इन लौकी के पौधों को पानी डाल दो। और हाँ, पानी डालना हो जाए तो जाते वक्त 2-4 लौकी अपने घर ले जाना। काम खत्म करते ही रिया कुछ पैसे और 4 लौकी अपने घर लेकर जाती है। तभी रास्ते में एक कुतिया रिया के थैली के पीछे पीछे चल रहा होता है। रिया समझ जाती है कि ये बहुत भूखा है। मेरे पास तो 4 लौकी है, अगर मैं इसे दे दूंगी तो इस बेचारे का पेट भर जाएगा। रिया अपने थैले में से एक जादुई लौकी उस भूखे कुत्ते को दे देती है। वो उस लौकी को लेकर भाग जाता है और रिया अपने घर की ओर आगे बढ़ जाती है। घर पहुंचकर रिया एक एक जादुई लौकी पुष्पा और दूसरा दीपक को दे देती है। दोनों को देने के बाद भी उसके पास एक छोटा सा कच्चा लौकी थैली में रह जाता है। फिर वो सोचती है, अब इस कच्चे लौकी का क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको पास में रखे गमले में बो देती हूँ। रिया जादुई लौकी को बो देती है और सो जाती है। दूसरे दिन जब वो सुबह देखती है तो पौधे में बड़े बड़े लौकी लगे होते हैं। रिया लौकी देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, इतने बड़े बड़े लौकी, वो भी एक दिन में, कितनी गजब बात है। चलो कोई नहीं, अब मैं इन लौकी को बाजार में बेचकर आती हूँ। लौकी बेचना भी हो जाएगा और साथ ही साथ घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इतना कहकर रिया बाजार चली जाती है। वो जादुई लौकी बेचकर घर लौट रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसके तरफ भागते हुए आते हैं। इतने में वो कुत्ता रिया को बचाने के लिए उसके पास भागते हुए आता है और उन सभी चारों को डराकर भगा देता है। गुंडों से मारपीट करते वक्त उसे बहुत चोट लगता है। चोट का दाहिना ही घबरा हुआ था। चोट को देखते ही रिया बहुत ही घबरा उठी। मैं इसके लिए क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको इन लौकी में से एक लौकी खाने को देती हूँ। रिया अपने लौकी की टोकरी में से जादुई लौकी उस कुत्ते को खाने के लिए देती है। जादुई लौकी खाते ही उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती है। रिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है और लौकी के जादू के बारे में सोचने लगती है। क्या ये लौकी सच में जादुई है? अरे पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर भी ये सोचते हुए रिया घर पहुंच जाती है। घर पे लौकी का ढेर लगा होता है। रिया लौकी का ढेर देखकर चौंक जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, ये लौकी का पौधा जरूर जादुई पौधा है, नहीं तो एक दिन में इतने सारे लौकी कहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद रिया और दीपक ने मिलकर लौकी का व्यापार शुरू किया। अब उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया, पैसे की कमी खत्म हो गई। रिया और दीपक का लौकी बाजार में सबसे ज्यादा बिकने लगा। आसपास के छोटे मोटे फैक्ट्री में भी सप्लाई करने लग गए। पर उनकी उन्नति को देखकर उनका पड़ोसी शिब्बू जलने लगा। एक दिन शिब्बू रिया के घर आता है। तब रिया और दीपक कुछ काम से बाहर गए थे। पुष्पा घर में अकेली थी। शिब्बू पुष्पा के पैर छूकर बोलता है, माँ जी, आप कैसी हैं? बहुत दिनों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो सोचा आज ही आपसे मिलने चला जाऊं। अच्छा किया बेटा जो आ गया। जब भी मिलने का मन करे तो आ जाया कर घूमने। शिब्बू पुष्पा के पास बैठ जाता है और बातें करते करते जादुई लौकी का राज जान लेता है। राजा की खबर पता चलते ही शिब्बू बड़े ही चालाकी से पुष्पा को चकमा देकर भाग जाता है। उसी रात शिब्बू चुपके से उनके घर आकर धीरे से लौकी का पौधा बदल देता है और जादुई लौकी का पौधा अपने घर ले जाता है। उस समय से जादुई लौकी को तोड़कर बोलता है, जादुई लौकी, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये छोटा सा घर सोने का घर बन जाए और मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी आ जाए। शिब्बू के इतने कहते ही उसका पूरा घर खाली हो जाता है
इसके घर का सामान गायब हो जाता है और उनका घर एक छोटी सी झोंपड़ी में बदल जाता है। शिबू ये सब देखकर डर जाता है। अब रोते हुए रिया के घर भागता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मदद करो रिया बहन। इस जादुई लौकी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। भैया, मैं तो तब कुछ भी नहीं कर सकती। और तो और आपकी बर्बादी के पीछे इस पौधे का ये जादुई लौकी का कोई हाथ नहीं है। इसमें सारा दोष आपको लालच है। आप अपने मन से लालच खत्म कर दीजिए। देखना, आपको आपका सारा सामान वापस मिल जाएगा और दोबारा कभी भी लालच नहीं करेंगे। शिबू जैसे ही रिया के घर से बाहर आकर मन से लालच मिटाकर अपना घर आते हैं, सब कुछ वापस मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से झूमता हुआ अपने घर पर लौट कर आ जाता है। ये कहानी मधुपुर नाम के गांव की है, जहां अंजलि अपनी माँ किशोरी के साथ रहती है। किशोरी गांव के कुछ अमीर घरों में बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन गांव के मुखिया का लड़का समीर शहर से गांव आता है। वो बहुत ही घमंडी होता है। एक दिन जब अंजलि अपनी माँ के साथ बाजार आ रही होती है, तभी समीर अपनी कार से दोनों के ऊपर कीचड़ उछाल देता है। ये देखकर, दिखाई नहीं देता है क्या, अंधा कहीं का? ये सुनते ही किशोरी अपनी बेटी को रोकते हुए बोलती है, बेटी ऐसा मत कहो, वो मुखिया जी का बेटा है, कल ही शहर से गांव आया है। तो क्या हुआ माँ? अगर वो मुखिया का बेटा है तो हम गरीबों के साथ कुछ भी कर सकता है। इतने में समीर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अंधा कहो? जब तुम्हें रास्ते पर चलते हुए इंसान दिखाई नहीं देते तो तुम्हें अंधे ही कहेंगे ना। ये सुनकर तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। समीर घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर मुखिया जी गुस्से में कहते हैं, इतनी हिम्मत उस लड़की की, मैं उसे और उसकी माँ दोनों को सबक सिखाता हूँ। अगले दिन मुखिया के कहने पर किशोरी को सब अपने घर के काम पर आने के लिए मना कर देते हैं। ये सब सुनकर किशोरी और अंजलि दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर, माँ अब हम क्या करेंगे? बेटी तू चिंता मत कर। भूखे प्यासे दोनों चल रही होती है। तभी किशोरी को एक ढाबा दिखाई देता है और वो ढाबे के पास जाती है और वहाँ काम मांगती है। ढाबे का मालिक उसे काम दे देता है। किशोरी काम करके ढाबे से खाना लेके आती है और अंजलि को देती है। तभी वहाँ एक पागल औरत आती है और भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। किशोरी और अंजलि उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। वो औरत पेट भर कर खाना खा लेती है और बची हुई एक रोटी से एक जहाज बनाकर खेलने लगती है। उसे ऐसा करता देख किशोरी और अंजलि को भी खुशी होती है। वो दोनों भूखे पेट घर जाने लगती है। तभी वो औरत अंजलि के हाथों में वो रोटी का जहाज रख देती है। उसे देखकर, इसे आप ही रख लो, जब भूख लगेगी तो फिर से खा लेना। नहीं नहीं, इसे तू ही रख ले। ऐसा कहकर हंसते हुए वो औरत वहां से चली जाती है। अंजलि और किशोरी उस रोटी जहाज को लेके घर की तरफ चल रही होती है। तभी अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ ये रोटी जहाज कितनी अच्छी लग रही है ना। काश ये सच में एक जहाज बन जाता और हम दोनों इस पर बैठकर अपने घर पहुंच जाते। कितना अच्छा होता ना माँ। ये सुनकर किशोरी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटी ये सब कहानियों में होता है। उसके ये कहते ही रोटी जहाज एक बहुत बड़े जहाज के रूप में बदल जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाती है और माँ ये जादुई रोटी जहाज है। हाँ बेटी, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कहानियों में ही होता है। माँ की बात सुनकर, माँ चलो जल्दी से इस रोटी जहाज में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों उस जादुई जहाज रोटी में बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। जादुई रोटी जहाज से उतरते ही वो जादुई रोटी जहाज वापस अपने छोटे आकार में बदल जाता है। अंजलि उसे उठाकर कहती है, जादुई रोटी जहाज, हमें भूख लगी है, हमारे खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ले आओ। उसके कहते ही जादुई रोटी जहाज के अंदर से अलग अलग पकवान आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सारा खाना खाने लगती है। अगले दिन से दोनों की सारी परेशानी दूर हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन अचानक गांव में बहुत बारिश होने लगती है।
गांव के नदी के पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है और उसमें गांव के कुछ डूबने लगते हैं। तभी वहां से एक आदमी मदद के लिए चिल्लाते हुए भागता है। ये सुनकर, बेटी, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है माँ, चलिए। अंजलि जादुई रोटी जहाज को अपना जादू दिखाने को बोलती है और उसके बोलते ही जादुई रोटी जहाज बहुत बड़ी रोटी जहाज में बदल जाती है। दोनों जल्दी से उसमें बैठकर नदी के पास जाती है और उन लोगों की जान बचा लेती है। इस वजह से अब पूरे गांव में सारे लोग दोनों की खूब प्रशंसा करने लगते हैं। ये खबर समीर को भी सुनाई देती है। समीर अपने दोस्त अमित के पास जाता है और भाई अमित, हमें वो जादुई रोटी जहाज को उन गरीब माँ बेटी से चुरा लेना चाहिए। उसके बाद दोनों अंजलि और किशोरी के घर जाते हैं। दोनों उस समय सो रही होती है। समीर जादुई रोटी जहाज को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है और दोस्त देख, आखिर ये जादुई रोटी जहाज हमारी ही हो गई। दोनों उस रोटी जहाज को लेके भाग जाते हैं। थोड़ी ही बाद मुखिया जी चिल्लाते हुए अंजलि और किशोरी के घर आते हैं और किशोरी, किशोरी, मेरे बेटे की जान बचा लो। मुखिया की बात सुनकर, काका क्या हुआ आपके बेटे को? मुखिया कुछ नहीं कह पाता है और दोनों को अपने घर के बाहर लेके आता है और वहां समीर अपने दोस्त के साथ ऊपर आसमान में जादुई रोटी जहाज में खड़ा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर अंजलि और किशोरी को सब समझ आ जाता है। जादुई रोटी जहाज, मेरी बात सुनो और इन दोनों को माफ कर दो और इन्हें नीचे उतार दो। उसका ऐसे कहते ही जादुई रोटी जहाज नीचे जमीन पर उतर जाती है और वापस अपने छोटे आकार में बदल जाती है। उसके बाद अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। अंजलि, मुझे भी माफ कर दो, मैंने उस दिन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था।